सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी। तो आज हम रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में बताया होगा ना, उसमें हमारा जो रेक्टस है उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम सर्जरी का यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेक्टस प्रोलैप्स सर्जरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेक्टस प्रोलैप्स सर्जरी होती क्या है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, रेक्टस प्रोलैप्स सर्जरी is a procedure to repair rectal prolapse which occur when the large part of large intestine stretch and protrude from the anus। कहने का मतलब है कि जैसे कि मैंने रेक्टस प्रोलैप्स के बारे में बताया ना कि जब भी कोई पर्सन होता है उसका रेक्टस एनएस के मतलब ये कह लो एनएस के आगे या एनएस के आसपास फैल जाए या उसमें लाइनिंग पड़ जाए या एनएस से बाहर शो होने लगे तो उसे हम रेक्टस प्रोलैप्स कहते हैं। तो उसकी सर्जरी को हम रेक्टस प्रोलैप्स सर्जरी कहते हैं, जिसपे हम रेक्टस प्रोलैप्स को रिपेयर करते हैं। जिसमें कौन सा पार्ट होगा, उसमें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम से अटैच है वो स्ट्रेच हुआ होगा और उसमें एनएस से क्या होगा, प्रोट्रूड हो चुका होगा। तो उसको हम प्रॉपर रिपेयर करते हैं और उसको उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सर्जरी पुट द रेक्टम बैक इन द प्लेस। तो कहने का मतलब है जो रेक्टस प्रोलैप्स सर्जरी है वो क्या करेगी, वो रेक्टम को दोबारा उसकी प्लेस पर ले आएगी। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जो जैसे कि आपको यहाँ आपको शो हो रहा होगा ना, देखो एक नॉर्मल रेक्टम है, दिखाई दे रहा है सबको? बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, नॉर्मल रेक्टम में जो रेक्टम है वो एनएस के बाहर नहीं है, जहां उसकी पोजीशन है वो वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन रेक्टल प्रोलैप्स में क्या है, जो रेक्टम है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया और एनएस के बाहर आ गया। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, यस मैम। तो इसको इसकी जी नॉर्मल मैम दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अब उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए हम रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात है व्हाई इज डन, कि ये करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी इज परफॉर्म इन पीपल ट्रबल्ड बाय क्रॉनिक सिम्टम ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स। तो कहने का मतलब है कि जो रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी है ये पीपल में इसलिए की जाती है जो लोग बहुत लंबे समय से रेक्टस प्रोलैप्स से प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब रेक्टल प्रोलैप्स की वजह से उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उस ये हम करते हैं। जैसे कि लीकेज ऑफ स्टूल, जिससे क्या हो सकता है, मतलब अगर किसी को रेक्टल प्रोलैप्स होगा तो क्या होगा, लीकेज स्टूल होने लगेगा, इनएबिलिटी टू कंट्रोल बाउल मूवमेंट होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड बाउल मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से पर्सन को प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ये सर्जरी करते हैं। द प्रॉब्लम इज मोस्ट कॉमन इन ओल्डर वुमेन, मतलब और ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा किसमें मिलते हैं, जो ओल्डर वुमेन होती हैं उनमें रेक्टल प्रोलैप्स ज्यादा होते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिखती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिस्क की। ठीक है, कि जो हमारा रेक्टस प्रोलैप्स सर्जरी है इसकी वजह से कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो इसमें है रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी कैरीज सीरियस रिस्क। Risk vary depending on surgical technique, but in general rectus prolapse surgery risk include। तो कहने का मतलब है कि जो रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी है वो काफी सीरियस रिस्क को कैरी करती है और जो ये रिस्क है वो वेरी करेगा और डिपेंड होगा कि कौन सी सर्जिकल टेक्निक का हमने यूज किया, तो ये उस पर भी डिपेंड होगा। तो जनरली जो रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी से जो रिस्क होते हैं वो है जैसे ब्लीडिंग, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल का मतलब है इंटेस्टाइन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन,
damage to nearby structure such as nerve and organ, narrowing of the anal opening, infection, फिस्टुला जो क्या है, फिस्टुला क्या है, एक abnormal connection है किसके बीच में, दो बॉडी के दो पार्ट के बीच की abnormal condition को हम बोलते हैं फिस्टुला, जैसे रेक्टम और वेजाइना, ठीक है, जिसमें क्या है, recurrence of rectal prolapse, डेवलपमेंट ऑफ न्यू या वॉर्सेंट कॉन्स्टिपेशन। तो इसकी मतलब कह लो कि जो रेक्टम प्रोलैप्स सर्जरी है उसकी वजह से ये रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी रेक्टम प्रोलैप्स सर्जरी करेंगे तो हम कैसे प्रिपेयर होंगे, क्योंकि हमें कौन कौन सी प्रिपरेशन पहले करनी है। तो जैसे कि लिखा है टू प्रिपेयर फॉर द रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी डॉक्टर में आस्क दैट यू, तो डॉक्टर क्या पूछेगा, क्लीन विथ स्पेशल शॉप, मतलब जहां भी सर्जरी करनी है उसको एक सर्टन मेडिकेशन, और साथ साथ अगर रेक्टम प्रोलैप्स सर्जरी करनी है तो उससे पहले जो पेशेंट अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसको लेनी बंद करनी। तो अगर इसमें देखो लिखा है ना क्लीन विथ स्पेशल शॉप, तो इसमें है बिफोर सर्जरी यू विल आस्क टू शावर यूजिंग एंटीसेप्टिक सोप टू हेल्प प्रिवेंट जर्म्स ऑन स्किन फ्रॉम कॉजिंग इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी। मतलब तो कहने का मतलब है कि यहाँ जहाँ भी हमें सर्जरी करनी है तो उस स्किन को हमें एंटीसेप्टिक सोप से क्या कर लेना है, वॉश कर लेना है, उस स्किन को साफ कर लेना है, ठीक है, जिसकी वजह से सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, उसको रोकने के लिए हम ये सोप से उस एरिया को साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्टॉप टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन, इसमें डिपेंडिंग ऑन प्रोसीजर, ठीक है, मे बी आस्क्ड टू स्टॉप टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन की मतलब ये जो प्रोसीजर है उस पर डिपेंड करता है, और डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन लेने से मना भी कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जब भी रेक्टम प्रोलैप्स सर्जरी होगी तो जो पेशेंट होगा वो क्या करेगा, स्पेंड 1 या मोर डेज इन द हॉस्पिटल, जो पेशेंट है वो एक से ज्यादा दिन हॉस्पिटल में स्पेंड करेगा आफ्टर रेक्टम प्रोलैप्स सर्जरी, सो दैट पेशेंट विल बी एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल ड्यूरिंग स्टे कंसीडर ब्रिंगिंग, मतलब जब तक पेशेंट वहां से चला ना जाए और तब तक वो हॉस्पिटल में मतलब क्या करे, स्टे करे, तब तक उसको क्या देना, कंफर्टेबल प्रोवाइड करना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। इसमें है पर्सनल केयर आइटम, जैसे कि पर्सनल केयर आइटम सच एज टूथब्रश, हेयर ब्रश और शेविंग सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, कंफर्टेबल क्लॉथ होनी चाहिए, ठीक है, जैसे रोब या स्लीपर हो, और इंटरटेनमेंट के लिए बुक्स भी दे सकते हैं और गेम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जब पेशेंट अगर हॉस्पिटल में ठहरता है तो क्या क्या हमें उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो कंफर्ट फील करे, ठीक है। अब है ड्यूरिंग रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी की, मतलब रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी के दौरान उसमें है क्या होना है, इसमें रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी कैन बी डन थ्रू एब्डोमेन, जो रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी होगी वो किसके थ्रू होगी, एब्डोमेन के थ्रू होगी, आइदर विथ लार्ज इंसिजन, जिसमें हम लार्ज इंसिजन का यूज करेंगे, ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपी मेथड से यूज करेंगे, ठीक है। सर्जरी माइट बी डन विद जनरल एनेस्थीसिया, सर्जरी के दौरान हम जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को देंगे, इन विच जो पेशेंट होगा वो स्लीप हो जाएगा और स्पाइनल ब्लॉक भी करेंगे, जिससे क्या है जो पेशेंट का जो हाफ पार्ट है, लोअर पार्ट है, वो पूरी तरह नम्बनेस हो जाए, उसमें कोई भी फीलिंग नहीं होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ रिलैक्सिंग मेडिसिन भी देंगे और लोकल एनेस्थीसिया भी एनएस के आसपास देंगे ताकि प्रॉपर पेरिनियल ब्लॉकिंग हो जाए और पेशेंट को कोई भी फीलिंग ना हो, ठीक है। अब है जो सर्जन यूजेस डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैक्टर सच एज एज, मतलब जो भी सर्जन है वो अप्रोच करेगा कि जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो सर्जन अपने एक्सपीरियंस और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही इक्विपमेंट का यूज करेगा, ठीक है। नो प्रोसीजर इज कंसीडर बेस्ट ओवरऑल, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रेक्टल
प्रोलैप्स सर्जरी की। रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी की कौन कौन से टाइप है? तो नंबर 1 है रेक्टल प्रोलैप्स रिपेयर थ्रू अब्डोमिनल। जो रेक्टल प्रोलैप्स को हमने किसके थ्रू रिपेयर किया है? अब्डोमिनल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या है? यूजिंग इंसिजन और अब्डोमेन। इसमें हम क्या करेंगे? इंसिजन कहाँ लगाएंगे? एब्डोमेन पार्ट पे लगाएंगे। सर्जन पुल द रेक्टम बैक इन प्लेस, जिससे जो सर्जन है रेक्टम को वापस उसकी जगह पर पुल कर देगा, ठीक है। यूजिंग सूचरिंग या मैसलिंग, शी एंड ही एंकर द रेक्टम टू बैक वॉल ऑफ पैल्विस। तो जिस मतलब इसमें क्या करेगा? जो डॉक्टर होगा, सर्जन होगा, वो सूचर या मैसलिंग का यूज करेगा, जिसकी वजह से जो रेक्टम है वो वापस अपने बैक वाली एरिया में वापस आ जाएंगे, ठीक है। कौन से एरिया में आएंगे? सैक्टम वाले एरिया में वापस आ जाए। इन सम केसेस सच ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कुछ केसेस में लंबे मतलब कब्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती है। सर्जन रिमूव पोर्शन ऑफ कोलोन, और जिसमें क्या करता है सर्जन? जब कोलोन को रिमूव कर देता है तो उस केसेस में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब है लैप्रोस्कोपिक रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी, ठीक है। इसमें क्या है? आल्सो डन थ्रू अब्डोमिन, ये भी अब्डोमिन के थ्रू ही होगा, ठीक है। दिस प्रोसीजर यूजेस सेवरल स्मॉलर इंसिजन। इसमें क्या होगा? इसमें छोटे छोटे स्मॉल इंसिजन लगाए जाएंगे। सर्जन इंसर्ट स्पेशल सर्जिकल टूल, जो सर्जन होगा एक स्पेशल सर्जिकल टूल को क्या करेगा? इंसर्ट करेगा। एक टीनी कैमरा थ्रू अब्डोमिनल इंसिजन टू रिपेयर रेक्टम टूल, जिसके थ्रू क्या जो सर्जिकल स्ट्रू कुछ इंसर्ट किया, उसमें एक छोटा सा कैमरा भी लगा होगा जो इंसिजन एब्डोमिनल इंसिजन के थ्रू रिपेयरिंग एरिया की तरफ जाएगा और रेक्टल प्रोलैप्स को रिपेयर करने में मदद करेगा। इमर्जिंग रोबोटिक अप्रोच इज यूज रोबोट टू परफॉर्म द ऑपरेशन। इसमें क्या हम यूज करते हैं? इमर्जिंग रोबोटिक अप्रोच का यूज करते हैं इस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा रेक्टल प्रोलैप्स रिपेयर थ्रू एरिया अराउंड एनस। अब देखो, जो हमने अभी तक 2 सर्जरी के बारे में पढ़ा था, उसमें जो इंसिजन था वो कहाँ लगा था? अब्डोमिनल में, लेकिन यहाँ जो इंसिजन होगा वो कहाँ लगेगा? एनस के थ्रू। तो इसको हमने बोला पेरिनियल रेक्टोसिग्मोइडल डक्टोमी, ठीक है। इसमें ड्यूरिंग द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ दिस प्रोसीजर, ठीक है, द सर्जन पुल द रेक्टम थ्रू एनएस। जो सर्जन है वो एनएस के थ्रू रेक्टम को पुल करेगा। रिमूव पोर्शन ऑफ रेक्टम, और रेक्टम के पोर्शन को वहां से रिमूव करेगा। सिग्मोइड एंड अटैच रिमेन रेक्टम टू लार्ज इंटेस्टाइन, और वापस से रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को आपस में जोड़ देगा। दिस रिपेयर इज टिपिकली रिजर्व फॉर दोज हु आर नॉट कैंडिडेट फॉर ओपन लैप्रोस्कोपी रिपेयर। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो कैंडिडेट ना तो ओपन सर्जरी कराना चाहते हैं, ना ही लैप्रोस्कोपी रिपेयरिंग कराना चाहते, तो उस केस में हम रेक्टम प्रोलैप्स रिपेयर थ्रू एरिया ऑन एनएस का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आफ्टर रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी। जब रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या है? जो पेशेंट होगा वो हॉस्पिटल में कुछ टाइम स्पेंड करेगी ताकि उसकी रिकवरी हो जाए और उसका जो बॉल फंक्शन है, उसका मतलब इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो वापस से अपना फंक्शन करने लगे। और पेशेंट को उस टाइम क्लियर लिक्विड को क्या करना है? ड्रिंक करना है और ट्रांजिशन सॉलिड फ्लूइड को लेना है। अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन हॉस्पिटल पॉसिबली जस्ट ओवरनाइट। जो नॉर्मली जो अमाउंट जो मतलब जो टाइम जो पेशेंट हॉस्पिटल में रुकेगा वो अराउंड एक रात ही होगी। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोसीजर हमने उस पर यूज किया है। और जो डॉक्टर होगा वो पेशेंट को रिकमेंड करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड ले, ठीक है, जिससे उसका जो स्टूल हो वो सॉफ्टनर हो, और ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स को वो डाइट में हर वीक में डाइट में यूज करें आफ्टर द सर्जरी, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी।